नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग विज्ञान की शुरुआत किए थे और बायोलॉजी के अंतर्गत मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सामान्य वीडियो 40 मिनट का लगभग एक वीडियो था पूरे, जिस पर डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को पार्टिकुलर एक एक पार्टों को समझाने का प्रयास करूंगा। वहाँ केवल आप वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का यह पार्ट 1 होगा और इस पर हम पूरे पाचन तंत्र को आप लोगों को समझाते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। और आप भी मेरे साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा और एक अच्छे से नोट्स भी तैयार करिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। आपको याद भी होता रहे और आपका नोट्स भी बनता रहे। तो आइए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत करते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र तो मैंने आपको बताया था कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो मनुष्य जो चीज़ खाता है, जैसे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा खाते हैं। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का सरल भोज्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और यह क्रिया जल और एंजाइम की सहायता से होती है। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों का जल तथा एंजाइमों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदल जाना ही पाचन कहलाता है तथा पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों का एक तंत्र बनता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब समझिए जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, तो लिख लेते हैं जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ किस में बदल जाएगा? सरल कार्बनिक पदार्थ। इसमें क्या है? पहला नंबर पर हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। और क्या खाते हैं? प्रोटीन्स खाते हैं। और क्या खाते हैं? वसा लेते हैं। क्या लेते हैं? वसा लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में। दूसरा, प्रोटीन्स किस में परिवर्तित हो जाएगा? अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। और वसा किस में हो जाएगा? वसी अम्ल या फैटी एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। वसी अम्ल या फैटी एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखिएगा, पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूरा होती है। अगला स्टार करके आप लिखिए, पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। जैसे समझिएगा,
और ऐसी। पाचन की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। चलिए देखो, यहाँ पर मुख में भोजन को रखते हैं तो पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, मुख को भोजन में रखना। क्या, मुख को भोजन में, मुख को नहीं सॉरी भोजन को मुख में रखना। मुख में रखना या डालना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। और जैसे ही भोजन मुख में पहुंचेगा क्या होगा, उसका पाचन होगा। यानी सरल भोज्य पदार्थों का, जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, पाचन होगा। अब पाचन के बाद उसका क्या होगा, अवशोषण होगा। जो हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के द्वारा उसका क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और यह अवशोषण की, भोजन के अवशोषण की क्रिया आमाशय से ही शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा, चौथा नंबर पर देखेंगे स्वांगीकरण। क्या होगा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जो पचित भोज्य पदार्थ होते हैं और वह पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को पुनः जटिल कार्बनिक पदार्थों में यकृत के द्वारा क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। तो कह देंगे कि पचित या पचे हुए भोज्य पदार्थों का स्टोर होना या पोषक तत्वों का स्टोर करना। लिख लेते हैं, पचे पोषक तत्वों का स्टोर करना। और यह स्टोर करने का काम कौन करता है, यकृत करता है। और 5वें नंबर पर जो अपच भोजन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एनस के द्वारा उसको हम क्या कर देते हैं, बहिर्त्याग कर देते हैं। यानी शरीर से क्या होते हैं, यह एनस है और इसी एनस से जो है अपच भोज्य पदार्थ जो होते हैं कहाँ निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाते हैं। तो यह 5 चरणों में भोजन की क्रिया पूर्ण होती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे पाचक अंग। अगला स्टार करके आप नीचे से नोट्स बनाइएगा, पाचक अंग। तो पाचक अंगों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो हम बांटेंगे मुख्य पाचक अंग और एक बांटेंगे सहायक पाचक अंग। मुख्य पाचक अंग और दूसरा बांट देते हैं सहायक पाचक अंग। अब मुख्य पाचक अंग के अंतर्गत कौन से आता है, आहार नाल। और आहार नाल जो होता है 8 से 9 मीटर या 9 से 10 मीटर जो है, 9 से 10 मीटर लिख लेते हैं, लंबी होती है। और यह मुख गुहा से लेकर के कहाँ तक, एनस तक चलती है। और सहायक पाचक अंगों को देखेंगे तो मुख्य पाचक अंगों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख गुहा। दूसरा ग्रास नली। मुख गुहा, ग्रास नली, क्योंकि ग्रास नली के माध्यम से ही भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। चौथा छोटी आंत और फिर इसके बाद बड़ी आंत। कौन, बड़ी आंत। और इसके बाद भोजन को एनस के माध्यम से कहाँ, अपच भोज्य पदार्थों को एनस के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो मुख गुहा में होता है दांत और जिह्वा। क्योंकि मुख में दांत भोजन को चबाने का काम, चीरने फाड़ने का काम करता है, पीसने का काम करता है। और जिह्वा जो है भोजन को लुगदी बनाने में क्या होती है,
सहायक होती है तथा भोजन को निगलने में भी क्या करती है, सहायता करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यकृत, और तीसरे चौथे नंबर पर देख लेंगे अग्नाशय। अग्नाशय, यकृत यानी लीवर जिसे बोला जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। अब हम लोग देखें कि पाचक अंगों को दो भागों में बांट दिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग एक एक अंगों को भी देखते चलेंगे। पहले हम लोग देखेंगे मुख गुहा में पाचन। तो आप स्टार करके हेडिंग डालिएगा, मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। एक फिगर मैं बना देता हूँ, समझिएगा। देखिए, ये देखिए, यह मुख गुहा है, और मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। और इसी मुख गुहा में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा में किसका किसका पाचन होता है और किन किन भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें लिखेंगे मुख गुहा से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। लिख लेते हैं, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। प्रारंभ होती है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। अब देखिएगा, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा में हम लोग देखेंगे कि लार जो ग्रंथियां होती हैं, तो इन्हीं लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है ना। लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है। तो लिख लेते हैं, लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है। स्रावण होता है, जिनमें प्रमुख एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते हैं, प्रमुख एंजाइम होते हैं। देखिए, लार में क्या क्या होता है, तो एक तो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन एमाइलेज। टाइलिन एमाइलेज, और चौथा होगा, तीसरा टाइलिन एमाइलेज, चौथा होगा तीसरा होगा डायस्टेज। डायस्टेज, और चौथे नंबर पर एक और लिख लेते हैं, म्यूकस। म्यूकस, समझिएगा। लाइसोजाइम क्या करता है, जैसे हम भोजन खाते हैं, हाथ उथ नहीं धोते हैं, तो हाथ उथ नहीं धोते हैं तो इसके हाथ के जितने भी बैक्टीरियल होते हैं, ये भोजन के साथ कहाँ चले जाते हैं, मुख में चले जाते हैं। तो जब मुख में चले जाते हैं तो इसको लाइसोजाइम जो होता है, इसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और जो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जो ज़्यादा सक्रिय जैसे जीवाणु वगैरह होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो यह उसको लाइसोजाइम मार नहीं पाता है। तो वो कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है, और अमाशय का यह सीएल उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम का कार्य क्या है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारना। तो लिख लेते हैं, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को मारना। अब टाइलिन क्या करता है,
तो टाइलिन जो होता है मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो होते हैं मंड, स्टार्च या जिसे चोकर कहते हैं उसका पाचन करता है। तो मुख गुहा में किसका पाचन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो रहा है। तो लिख लेते हैं मंड, इसी को क्या बोलते हैं? स्टार्च, या इसे क्या कहते हैं? चोकर। ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में बदल देता है। अर्थात मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। ये भी इसी में क्या करता है? सहायता करता है। डायस्टेज भी क्या करता है? सहायता करता है। और म्यूकस का काम क्या होता है? तो म्यूकस जो है मुख गुहा में भोजन को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। तो यह भोजन को कैसा बनाता है? चिपचिपा बनाता है। तो लिख लेते हैं भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा बनाता है। चलिए, तो इतनी बात को हम लोगों ने देखा। एक बात और ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों ने देखा कि मुख गुहा में केवल किसका पाचन हो रहा है? तो मुख गुहा में केवल मंड का यानी स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट्स का ही पाचन होता है। यहाँ पर प्रोटीन्स या वसा का पाचन नहीं होता है। तो इस बात को भी नोट्स करके लिख देता हूँ। तो यहाँ नोट्स करके मैं लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिए नोट। मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। आप इस अब देखिएगा मित्रों, मैंने बताया कि जो लार होता है तो लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है। तो मुख गुहा में कुल हमारे लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो हम लार ग्रंथियों को भी यहीं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लार ग्रंथियों को देखिएगा, लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन होती हैं? पहला देखिएगा पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा पैरोटिड ग्लैंड। तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो हम क्या बताएंगे? पैरोटिड लार ग्रंथि। अब देखिएगा, इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में पैरामिक्सोवायरस का जब संक्रमण हो जाता है तो एक रोग, इसमें सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो जिसे हम गलसुआ या मम्स बोलते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह एक बार होता है। यह क्या होता है? जीवन में सिर्फ एक बार होता है। तो हम इसको मिटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लार ग्रंथियों को पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, लार ग्रंथियाँ देखो, आपको लार ग्रंथियाँ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, समझिए। लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक लार ग्रंथि कान के बिल्कुल पास होती है। एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है। और यह नलिकाओं के माध्यम से मुख गुहा में क्या होती है? जुड़ी होती है। तो इसको हम बोलते हैं पैरोटिड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड। इसको क्या बोलते हैं? सबमैंडिबुलर। क्या बोलते हैं? सबमैंडिबुलर। और इसको क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल।
लिंगुअल। तो ये कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 इधर, कुल कितनी हो गई? 6। अब देखिएगा, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड। और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है सबलिंगुअल। लिख लेते हैं, सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि। अब देखिएगा, मैंने बताया कि जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, इसमें कभी कभी पैरामिक्सो वायरस का क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। तो यहीं नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके, पैरोटिड लार ग्रंथि में, पैरोटिड लार ग्रंथि में पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण होने से जिसे हम गलसुआ बोलते हैं, गलसुआ या मम्प्स हो जाता है। यह क्यों हो जाता है? क्योंकि पैरोटिड में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। और यह जीवन में सिर्फ एक बार होता है, यह जीवन में सिर्फ एक बार होता है, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक बार होता है। क्या कारण है? क्योंकि यह एक बार हो जाता है तो इसका एंटीबॉडी जो है, इसका निर्माण हो जाता है, फिर शरीर में कभी नहीं होता है। तो यह जीवन में सिर्फ कितनी बार होता है? एक बार होता है। अब देखिएगा, जब लार ग्रंथियों से श्रावण होता है, लार का श्रावण होता है, तो इस लार में जो होती है, लार में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है एंजाइम, और दूसरा क्या पाया जाता है? जल। तो इस लार में 99% क्या होता है? जल होता है। लाल में कितना परसेंटेज? 99% जल होता है, और 1% का पाई जाती है एंजाइम पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने लार ग्रंथियों के बारे में और लार के बारे में भी समझने का प्रयास किया। अब यहीं पर देखिएगा, इस मुख गुहा में जबड़े पाए जाते हैं, और इसमें क्या होती है? दांत होते हैं, और इस मुख गुहा में क्या होती है? हमारी जिह्वा भी होती है। तो इसी में हम लोग दांत और जिह्वा को भी देख लेते हैं। देखिए, हम लोग देखेंगे दांत, या इसी को हम क्या बोलते हैं? तीत बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, जो दांतों का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो दांतों का ट्रीटमेंट क्या कहलाता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहलाता है। दांतों का जब हम इलाज करते हैं तो उसे बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। लिख लेते हैं, दांतों का इलाज क्या कहलाता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में RCT बोलते हैं। अब देखिए, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब देखिएगा, हम आगे चलते हैं। दांत के 3 भागों में बांटा गया है। दांत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो हम लिख लेते हैं दांत के भाग। दांत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है इनेमल,
दूसरा होता है डेंटाइन, डेंटाइन, और तीसरा होता है मज्जा गुहा। क्या होता है? मज्जा गुहा। तो दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इनेमल, तो दांत का जो इनेमल होता है वह मानव शरीर या शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो लिख लेते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग। और इसमें नल कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसमें नल कोशिकाएं नहीं होती हैं, अर्ध कोशिकाएं नहीं होती हैं, अर्थात इसमें ब्लड का संचार नहीं होता है। दोस्तों जैसे यह मान लीजिए कि यह दांत है, यह दांत है, तो दांत का जो ऊपरी भाग एकदम चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। और इसमें नल कोशिकाएं नहीं होती है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और इसमें भी नल कोशिकाएं नहीं होती हैं, डेंटाइन में भी नल कोशिकाएं नहीं होती हैं, नल कोशिकाएं अब्सेंट होती हैं, नहीं होती हैं, अर्थात इसमें भी रक्त का संचार नहीं होता है। और इसका यह जो निचला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मज्जा। क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। और मज्जा गुहा में नल कोशिकाएं होती हैं और उसमें रक्त का संचार होता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है, जैसे दांत यहाँ से घिसते घिसते अगर यहाँ तक पहुँच जाता है, तो फिर इस पर जो है कुछ कण पड़ता है भोजन वोजन के, तो क्या होता है? दर्द करने लगता है। तो इसमें लिख लेते हैं, इसमें नल कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, नल कोशिकाएं होती हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम दांतों को और आगे पढ़ाते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिएगा, टीथ में हम लोग देखेंगे दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से दांतों को बांटा गया है। एक होता है इंसीजर, एक होता है इंसीजर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रदनक। क्या बोलते हैं? इंसीजर को क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। दूसरा होता है कैनाइन, कैनाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे, दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो कैनाइन। इसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर, जिसे बोलते हैं हिंदी में अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। इसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे मोलर। क्या? मोलर। और मोलर को क्या बोलते हैं? चवर्णक। मोलर को क्या बोलते हैं? चवर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चवर्णक। तो दांत कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आइए हम लोग इस दांतों की विशेषताओं को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे तो जो जैसे मान लीजिए मनुष्य के मुख गुहा में 2 जबड़े होते हैं। कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। तो ऊपरी जबड़े में जितने दांत होते हैं उतने ही दांत कितने होते हैं? निचले जबड़े में होते हैं। मान लीजिए किसी का दांत भाई टूट गया तो वो तो बात ही अलग है, लेकिन प्रकृति ने सभी जबड़ों में क्या देते हैं? समान दांत दिए हुए होते हैं। तो ये आगे के जो 2 दांत दिखते हैं, जैसे हम चियारते वारते हैं, किसी को देख लेते हैं तो मुस्कुराते हैं और नहीं मुस्कुराहट निकल पाती है तो चियारते हैं झूठे। और जब चियारते हैं तो जो आगे वाले 4 दिखाई देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कृंतक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऐसे, यहाँ पर 2 इधर भी होंगे 2 इधर भी होंगे। मान लीजिए इसको हम 20 से बांट देते हैं, तो ये जो दांत इधर 2 हैं 2 इधर, यहाँ भी 2 होंगे यहाँ भी 2 होंगे, तो 2 2 4 और 2 2 4 यानी टोटल 8। तो हम लोग देखेंगे तो ये क्या कहलाते हैं?
कृंतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृंतक। तो जब हम दांत को चियारते हैं या हंसते हैं या बोलते हैं तो यही दांत दिखाई देता है, तो इसलिए इसको हम स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। लिख लेते हैं, इसे स्माइलिंग टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीथ कहते हैं, स्माइलिंग टीथ कहते हैं। अब देखिएगा, यह दांत जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें जीवन पर्यंत इसमें बढ़ता है ना। शाकाहारियों में ये ज़्यादा विकसित होते हैं, मांसाहारियों में थोड़ा कम विकसित होते हैं। शाकाहारी में ये क्या होते हैं? ज़्यादा विकसित होते हैं। और जैसे हम लोग देखेंगे कि जो हाथी के बाहर वाले दांत होते हैं, हाथी के जो बाहर निकला होता है दांत, तो वो कृंतक ही होता है। जैसे चूहा होते हैं, गिलहरी होते हैं, हाथी होते हैं, तो इनमें जो इंसीजर होता है जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, शाकाहारियों में ज़्यादा विकसित। दूसरी बात कि हाथी और चूहा तथा गिलहरी में जीवन पर्यंत बढ़ते हैं। हाथी, चूहा, गिलहरी के कृंतक जीवन पर्यंत बढ़ते हैं। इसीलिए चूहा और गिलहरी हमेशा क्या करते हैं? कुदरते रहते हैं। यदि नहीं कुदरेंगे तो वह दांत बड़े हो जाएंगे, उनको मुख खोलने में क्या होने लगेगी? कठिनाई होने लगेगी। आइए हम लोग देखते हैं कैनाइन। तो कैनाइन क्यों देखेंगे? इसे बोलते हैं रदनक, और ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं। मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित। अब देखिएगा, मनुष्य में भी पाए जाते हैं। तो ये मनुष्यों का हम लोग देख रहे हैं, तो मनुष्य में यहीं पर एक दांत, चोक सा दांत होता है। देखो ऐसे, यहाँ पर एक, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ। तो दो इस पार्ट में, दो इस पार्ट में, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होती हैं। जैसे कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गया। तो जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें जो है कैनाइन जो है ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को चीरने और फाड़ने का। तो मांस को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? शेर करता है, बिल्ली करता है, मांसाहारी करते हैं। तो उनमें क्या होते हैं? ज़्यादा विकसित होते हैं। अब देखिएगा प्रीमोलर। तो प्रीमोलर को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ प्रीमोलर होते हैं ऐसे, प्रीमोलर। तो अग्रचर्वणक इसे कहते हैं। और अग्रचर्वणक, ये इसका काम क्या होता है? चबाने का काम होता है। इसको, ये भोजन को क्या करता है? चबाता है। और इसके पीछे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे, और ये चाकर होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। चबाने व पीसने का काम करते हैं। भोजन को चबाने व पीसने का काम कौन करता है? अग्रचर्वणक होता है। तो इस तरह से कुल कितने प्रकार के दांत हो गए? 4 प्रकार के दांत हो गए। आइए हम लोग दंत सूत्र को भी देख लेते हैं। यहीं पे दंत सूत्रों को भी देख लेते हैं। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दंत सूत्र हम देखते हैं। देखिए दंत सूत्र, पहले हम दांतों के प्रकार लिख लेते हैं। देखिए इंसीजर, क्या? इंसीजर। दूसरा कैनाइन, और तीसरा प्रीमोलर, और चौथा ले लेते हैं मोलर। तो हम लिखते हैं वयस्क के दंत सूत्र। वयस्क के दंत सूत्र। अब समझिएगा बात को। देखिए दंत सूत्र किसके होता है? मान लीजिए यह कोई एक व्यक्ति का मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा है।
तो इस मुख गुहा में दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। तो इस जबड़े को हम बीच से ऐसे काट देते हैं, तो इस 4 भागों में विभाजित हो गया। अब यहाँ पर 2 दांत होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। यहाँ पर एक नुकीला दांत होता है जिसे हम कैनाइन बोलते हैं, और 2 दांत यहाँ पर चौड़े चौड़े होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं, और 3 दांत यहाँ पर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। अब ये देखो 3 2 3, 3 2 5, 3 8, 8 यहाँ 8 यहाँ, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। तो इसमें 1 भाग 2 भाग, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। तो कुल दांत कितने हो गए, 32 हो गए। कुल दांत कितने हो गए, 32। अब देखिएगा ये दोनों दांत क्या है, ये दोनों इंसीजर हैं। क्या है, इंसीजर, इंसीजर, इंसीजर। इसको क्या बोलेंगे, कैनाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैनाइन। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, प्रीमोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। और इन तीनों को क्या बोलेंगे, मोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर। तो इस तरह से दांत हो गए। अब देखो 2 दांत 8 इधर है, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर। अब हम इसका क्या बना देते हैं, सूत्र बना देते हैं। जबड़े कितने हैं, 2 जबड़े हैं। देखो एक ऊपरी जबड़ा और एक क्या है, निचला जबड़ा। तो हम इसको मान लीजिए इंसीजर को बताते हैं। तो इंसीजर में देखिएगा, मान लीजिए 2/2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2/2। क्यों 2/2 किए, क्योंकि इस जबड़े में 2 दांत यहाँ पे हैं और इस जबड़े में भी 2 दांत होंगे इधर, और 2 दांत इधर होंगे, 2 दांत इधर होंगे। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी के क्या होगा, 4, और 2 दूनी के 4। यानी ऊपरी जबड़े में 2 दांत इधर, 2 दांत यहाँ, तो 2 इसलिए लिखे हैं और 2 का गुणा किए हैं। फिर निचले जबड़े में हमने 2 लिया, 2 पार्ट में बांटा, और इसमें भी 1 पार्ट में 2 है तो 2 का गुणा कर दिए। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। तो इंसीजर की कुल संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8 हो गई। क्योंकि ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखिएगा हम लोग देखेंगे कि इसमें एक पार्ट में कितने दांत हैं, 1 है, और निचले जबड़े में कितनी है, 1 है। अब इसमें 1 और इसमें 1, तो कितने होंगे, 2। अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और निचली जबड़े में भी 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 2 का गुणा करेंगे तो 2, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो कैनाइन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इसके बाद देखिए प्रीमोलर, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ यहाँ, तो 2 है। एक पार्ट में 2 है, दूसरे के पार्ट में भी क्या है, 2 है। और इसमें 2 पार्ट है तो 2 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 पार्ट है तो 2 का गुणा करेंगे। तो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखते हैं 3 दांत इसमें है और 3 यहाँ होगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 3 है ना एक पार्ट में, तो दूसरे निचले जबड़े में भी एक पार्ट में 3, तो 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 2 पार्ट यहाँ है, 2 पार्ट यहाँ है। तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, यानी 6 दांत ऊपरी जबड़े में और 6 दांत निचले जबड़े में होते हैं। तो इस तरह से 6 6 कितने हो गए, 12 हो गए। और कुल दांतों की संख्या अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 8 16 4 20 12 32। तो ऐसे कुल दांत कितने हो गए, 32 हो गए। कितने दांत हो गए, 32। अब हम इसका क्या निकाल देते हैं, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र देखिएगा, तो दंत सूत्र क्या हो जाएगा, दंत सूत्र किसमें, वयस्क में दंत सूत्र, वयस्क में दंत सूत्र। वयस्क में दंत सूत्र देखेंगे तो 2 है, फिर 1 है, फिर कितने दांत हैं, 2 है, और फिर कितने हैं, 3 है, और यहाँ 21 23 फिर करेंगे और 2 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से फिर हम देख लेंगे। तो ये 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, फिर ये भी क्या होगा, 6। इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, 4 14 2 16, और 16 निचले जबड़े में कुल कितने हो गए, 32 दांत हो गए। तो इस तरह से वयस्कों का हम लोगों ने क्या निकाल दिया, दंत सूत्र निकाल दिए। क्या निकाल दिए, दंत सूत्र निकाल दिए।
अब हम लोग देखेंगे मित्रों बच्चों में दंत सूत्र, उसको भी देख लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कितने, 5 वर्ष से कम बच्चों के दंत सूत्र देखिएगा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के दंत सूत्र। आइए समझिएगा। तो हम इसी चीज़ को देखिए, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। इसमें क्या होगा, अच्छा इसको प्रीमोलर, इसको बोलेंगे मोलर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको हम। देखिए अब हम बात करते हैं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, तो उसमें भी आईसी, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को बांट देते हैं। देखिए इंसीजर में क्या होता है, इनके भी इंसीजर 2 ऊपर 2 नीचे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैनाइन, तो कैनाइन में हम लोग देखेंगे एक ऊपर होता है, एक क्या होता है, नीचे होता है। एक ऊपरी जबड़े में, एक निचले जबड़े में। यहाँ एक 2 का गुणा करेंगे। प्रीमोलर इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। प्रीमोलर इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और मोलर क्या होते हैं, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में। अब हम इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखिएगा इसका गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4। अब इसमें अनुपस्थित होते हैं, पाए नहीं जाते हैं। और फिर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और नीचे 4 बराबर कितना, 8। और टोटल जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 20। कितने हो गए, 20। तो बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। तो यही नोट करके लिख देते हैं। अच्छा पहले दंत सूत्र लिख लेते हैं। दंत सूत्र, तो दंत सूत्र क्या बनेगा, दंत सूत्र बच्चों में तो ये बनेगा 2102 बटा के 2102। और इसमें कई का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4204। और ये क्या बनेगा, 4204। जोड़ेंगे तो 4 4 8 2 10 और नीचे ऊपर भी 10 और 10 टोटल कितने हो गए, 20। तो यही नोट करके लिख देते हैं। बच्चों में 20 दूध के दांत होते हैं, 20 दूध के दांत होते हैं, 20 दूध के दांत होते हैं। अब इसके बाद बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जा रहा है, तो बच्चों में प्रीमोलर अनुपस्थित होता है ना, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो लिख लेते हैं बच्चों में प्रीमोलर को बोलें तो अग्रचवर्णक, क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक नहीं होता है। और नोट इसी में लिख लेते हैं। दोस्तों मैंने जब बता रहा था वयस्कों में दांत, तो वहाँ पर हम लोग देखें कि जो प्रीमोलर का अंतिम दांत होता है, प्रीमोलर का अंतिम दांत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ या अक्ल या बुद्धि के दांत कहते हैं। क्योंकि वह लगभग 15 वर्ष के उम्र के बाद या 18 वर्ष के उम्र के बाद ही उगता है, जामता है। कभी कभी तो 35 साल 40 साल के उम्र में निकलता है, कभी कभी जीवन में निकलता भी नहीं है, क्योंकि वह धीरे धीरे वह अवशेषी अंग के रूप में हो रहा है। क्योंकि पहले हम जब जटिल भोज्य पदार्थ जैसे मांस वगैरह खाया करते थे तो उसका उपयोग था। अब जो है हम लोग सरल भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, आसानी से भोजन कुछ पिस जा रहा है, तो अब धीरे धीरे वह अवशेषी अंग के रूप में हो गया है। और उसको हम बुद्धि या अक्ल का दांत प्रीमोलर को इसलिए मोलर के अंतिम दांत को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह 18 वर्ष की उम्र के बाद ही आता था। तो 18 वर्ष की उम्र में आदमी जो है ज़्यादा अक्लवान हो जाता था, इसलिए उसे अक्ल या बुद्धि के दांत के नाम से जानते हैं। तो यहीं लिख लेते हैं तीसरा नोट में, मोलर का अंतिम दांत
विजडम टीथ, मोलर का अंतिम दांत विजडम टीथ, विजडम टीथ या बुद्धि का दांत, बुद्धि का दांत या अक्ल का दांत, अक्ल का दांत कहते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए दांत देखते हैं कि कुल कितने दांत होते हैं। तो बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और वयस्कों में कुल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब इसी बात को हम लोग समझ लेते हैं कि जीवन में कुल दांत कितने उगते हैं ना। और जीवन में कुल 2 बार दांत कितने आते हैं समझिएगा। देखो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अच्छा 2 बार कितने दांत आते हैं? 2 बार आने वाले दांत लिखते हैं। जीवन में आप नीचे से स्टार करके लिखते जाइए। जीवन में 2 बार आने वाले दांत कितने होंगे? 20 होंगे, क्योंकि यही 20 टूटते हैं तो इनके स्थान पर 20 आते हैं। और जीवन में केवल 1 बार आने वाले दांत, जीवन में केवल 1 बार आने वाले दांत। तो जीवन में 12 ऐसे दांत हैं जो केवल 1 बार आते हैं। और जीवन में कुल कितने दांत आते हैं? तो जीवन में कुल कितने दांत आते हैं? तो जीवन में कुल कितने दांत आते हैं? देखो 20 दांत तो दूध के आते हैं, फिर 20 दांत टूट करके फिर उसके स्थान पर अस्थाई दांत आते हैं। और ये 12 दांत जो होते हैं जीवन में केवल 1 बार आते हैं। तो यह 20 20 40 और कितना हो जाएगा? 52। तो जीवन में कुल कितने दांत उगते हैं? 52 दांत उगते हैं। कितने दांत उगते हैं? 52 दांत उगते हैं। तो दोस्तों हम लोग भोजन को मुख गुहा में पाचन देखें। और इसमें एक चीज़ और छूटा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिह्वा को। तो यहाँ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं जिह्वा। मुख गुहा में जिह्वा होती है, तो जिह्वा को भी देख लेते हैं। अगला स्टार करके लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा जिह्वा। देखिए जिह्वा, मनुष्य के मुख गुहा में एक जिह्वा होती है जो स्वाद का भी काम करती है और भोजन को लुगदी बनाने में तथा भोजन को निगलने में सहायक होती है। तो इस बात को लिख लेते हैं। मुख गुहा में एक जिह्वा मांस की बनी जिह्वा होती है या मांस से निर्मित जिह्वा होती है जो भोजन को लुगदी बनाने स्वाद लेने तथा भोजन को निगलने जिसे हम नहीं कहते हैं घोटने, हाँ निगलने में सहायता करती है, सहायक होती है। अब देखिए मान लीजिए यह हम एक जिह्वा का फोटो बना दे रहे हैं। यह देखो जिह्वा है, यह क्या है? जिह्वा है। मित्रों इस जिह्वा पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं और ये रंध्र जितने ही खाली होंगे, मतलब इस पर गंदगी नहीं होगी, जितने ही क्लीन होंगे उतने ही भोजन का हमें स्वाद अच्छे से आता है।
तो देख लेते हैं इसमें जिह्वा को हम लोग स्वाद के दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग देखते हैं जिह्वा में क्या होता है। इस पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। और जब भोजन को जितना अच्छे से बारीक भोजन पीसेगा, जितना अच्छा लुगदी बनेगा, जितना अच्छा पेस्ट बनेगा, उतना ही अच्छे से रंध्रों में वो भोजन के कण पहुँचेंगे, भोजन पहुँचेगा। और जब पहुँचेगा तो उतना ही हमें क्या आएगा, स्वाद का आनंद आएगा। तो जिह्वा के किस भाग से कौन सी स्वाद की प्राप्ति होती है, इस पर आधारित क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी। देखिए जिह्वा के अग्रभाग, तो जिह्वा के अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता चलता है। कैसा, मीठे स्वाद के पता चलता है। और ये जिह्वा का जो ये वाला भाग होता है, इससे नमकीन स्वाद का, बगल में जो भाग होता है, इससे किसके स्वाद का, नमकीन स्वाद का पता चलता है। और यहाँ पर जो भाग होता है, इस भाग से खट्टे स्वाद का पता चलता है। कैसे, खट्टा स्वाद का पता चलता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो शेष भाग होता है, इस पर जो है कड़वे स्वाद से, इससे जो है कड़वा स्वाद का पता चलता है। क्योंकि जिह्वा पर स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं स्वाद कलियाँ या स्वाद रंध्रों में जब भोजन पहुँचता है तो स्वाद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। मित्रों एक बार और आपको समझा देता हूँ, यहाँ समझिए। यहाँ पर देखो ये मुख गुहा था और यहाँ से भोजन ऐसे ये अमाशय है। तो हम मुख गुहा में भोजन की क्रियाओं को, भोजन का पाचन, रासायनिक और यांत्रिक दोनों क्रियाओं को देख लिया। इसमें मुख गुहा को भी देख लिया, लार ग्रंथियों को देखा, दांत को भी देख लिए, जिह्वा को भी देख लिए। अब देखिए भोजन को जिह्वा निगलती है यहीं से, तो भोजन इसी ग्रास नली के माध्यम से, इस ग्रास नली से कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है। तो हम लोग अब कल अगले वीडियो में ग्रास नली को पढ़ेंगे, फिर अमाशय को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा ग्रास नली। क्या डालिएगा, ग्रास नली। अब ग्रास नली के बारे में हम लोग एक नए वीडियो में बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।